हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि अगर आपको 10 लोग मोटिवेट करते हैं तो 90 लोग डीमोटिवेट करते हैं। यानी आप में नकारात्मक सोच आप में पैदा करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो आपको सकारात्मक सोच दें कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी, ये बहुत ही कम होंगे। तो इसलिए आप अपने आसपास या उनकी ही बातें सुने जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हों, और बाकी तो दुनिया कुछ भी बोलती है, आप उनके लिए बहरे बन जाइए। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली है LAC, यहाँ पर LAC होगा। LAC पर भारत को चीन का 1959 का प्रस्ताव मंजूर नहीं। दूसरी न्यूज़ है अगस्त तक हर 15वां व्यक्ति हो चुका था संक्रमित। और तीसरी न्यूज़ है नमामि गंगे के 8 प्रोजेक्ट का लोकार्पण। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पिछले एक पखवाड़े के दौरान पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा से कोई आपत्तिजनक खबर नहीं आई है, लेकिन LAC को लेकर भारत और चीन के बीच नई कूटनीतिक जांच शुरू हो गई है। भारत ने चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि दोनों देशों के बीच वर्ष 1959 में निर्धारित LAC को लेकर बातचीत हो रही है। भारत ने चीन को यह सलाह भी दी है कि दोनों देशों के बीच LAC निर्धारण को लेकर अब कई दशकों से बैठक का दौर चल रहा था, तो वह अपनी तरह से इसको तय करने की कोशिश न करे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविन ने कहा कि चीन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानता। भारत इस क्षेत्र में सैन्य उद्देश्य से ढांचागत विकास कर रहा है, इस पर वह जल्द से जल्द रोक लगाने की मांग करते हैं। यह पहला मौका है जब चीन ने लद्दाख को लेकर इस तरह की स्पष्ट टिप्पणी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों देशों के बीच वर्ष 1993 में LAC पर अमन शांति बहाल करने के लिए किए गए समझौते, वर्ष 1996 में विश्वास बहाली के लिए किए गए समझौते, वर्ष 2005 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए किए गए राजनीतिक समझौते में दोनों देश पक्षों ने LAC को स्वीकार किया है। वर्ष 2003 में दोनों पक्षों ने LAC को चिन्हित करने के लिए भी बातचीत का दौर शुरू किया था। नेक्स्ट है अगस्त तक हर 15वां व्यक्ति हो चुका था संक्रमित। देश में अगस्त तक हर 15वां व्यक्ति कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुका था। ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा शहरी इलाकों में संक्रमण की रफ्तार ज़्यादा थी। ICMR के दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन की जरूरत बताते हुए कहा कि देश में अब भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सर्वे रिपोर्ट की जानकारी देते हुए डॉक्टर भार्गव ने कहा कि 17 अगस्त से 22 सितंबर के दौरान 10 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के बीच कराए गए सर्वे में 6.6% लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी मिली है। संक्रमण की दर शहरों में, झोपड़पट्टी बस्तियों व गैर झोपड़पट्टी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पाई गई है। शहरी झोपड़पट्टी इलाके कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और यहाँ 15.6% लोगों में एंटीबॉडी मिली है, जबकि शहरी और झोपड़पट्टी इलाके में 8.2% लोगों में और ग्रामीण इलाकों में केवल 4.4% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। थर्ड न्यूज़ है नमामि गंगे के 8 प्रोजेक्ट का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि प्रयागराज कुंभ में गंगा की निर्मलता को दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने महसूस किया है। अब हरिद्वार कुंभ के दौरान दुनिया को निर्मल गंगा स्नान का अनुभव होने वाला है। इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत ही गंगा पर सैकड़ों घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। गंगा दोनों ओर पौधे लगाने के लिए ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 521 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई 8 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए कही है। इन परियोजनाओं में 7 STP और 1 संग्रहालय शामिल है। इन परियोजनाओं के शुरू होने से प्रतिदिन 15.2 करोड़ लीटर दूषित पानी को गंगा में बहाने से
रोका जा सकेगा। संग्रहालय बनने से हरिद्वार आने वाले पर्यटकों को गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा नदी के किनारे बसे 100 बड़े शहरों और 5000 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया। तो ये नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है, श्रीलंका में पशुवध पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी। श्रीलंका की सरकार ने पशुवध पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। हालांकि इस द्वीपीय देश में उन लोगों के लिए बीफ आयात करने का निर्णय लिया गया है जो इसका सेवन करते हैं। कैबिनेट ने सोमवार को देश में पशुवध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। कैबिनेट प्रवक्ता केहलिया ने बताया कि इस प्रस्ताव को कानून का रूप देने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने पशुवध पर रोक का प्रस्ताव दिया था, जिसे गत 8 सितंबर को सांसदों के एक समूह ने पारित किया था। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, मुकेश अंबानी लगातार 9वें वर्ष सबसे अमीर भारतीय। दूसरी न्यूज़ है, निर्यात ऑर्डर में होने लगी बढ़ोतरी। और तीसरी न्यूज़ है, बीपीसीएल के मोजाम्बिक सौदे की होगी जांच। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुखिया मुकेश अंबानी ने लगातार 9वें वर्ष सबसे अमीर भारतीय का रुतबा बरकरार रखा है। एशिया के अरबपतियों पर नजर रखने वाली हुरून ने IIFL के सहयोग से यह सूची तैयार की है, जिसे मंगलवार को जारी किया गया। इस सूची में पिछले एक वर्ष में मुकेश अंबानी की संपत्ति में 73% का उछाल आया है। वह 6.58 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 63 वर्षीय अंबानी इस वर्ष वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 धन कुबेरों में शामिल हैं। हुरून की इस सूची के मुताबिक इस वर्ष 31 अगस्त को देश के 1000 करोड़ रुपए या इससे अधिक नेटवर्थ वाले धन कुबेरों की संख्या 828 थी। हालांकि इसमें महिलाओं की संख्या महज 40 या 5% से भी कम रही। सूची में साइरस मिस्त्री व सपूरजी पालोनजी मिस्त्री परिवार की संपत्ति एक वर्ष के दौरान 1% के करीब गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ नवीनतम सूची में दोनों की संपत्ति 76,000 करोड़ रुपए बताई गई। हाल ही के दिनों में एयरपोर्ट कारोबार में बड़ी रुचि दिखाने वाले गौतम अडानी की संपत्ति में पिछले एक वर्ष के दौरान 48% का उछाल आया। अडानी ग्रुप के मुखिया की संपत्ति इस बार 1.40 लाख करोड़ रुपए रही और वे इस सूची में चौथे स्थान पर रहे। वहीं संपत्ति में 23% गिरावट के बावजूद हिंदुजा बंधु 1.43 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट है, निर्यात ऑर्डर में होने लगी बढ़ोतरी। लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होने जाने से निर्यात के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेत मिलने लगे हैं। निर्यातकों को अक्टूबर-नवंबर के लिए पिछले 5 महीने के मुकाबले 20% तक के अधिक के ऑर्डर मिल रहे हैं। निर्यातकों के मुताबिक नए ऑर्डर का स्तर कोरोना से पहले के आसपास है और चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के निर्यात में बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है। निर्यातकों के मुताबिक इंजीनियरिंग उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर उत्पाद व हैंडीक्राफ्ट्स जैसे रोजगार परक क्षेत्रों में भी पिछले 5 महीनों के मुकाबले ऑर्डर में बढ़ोतरी रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बीपीसीएल के मोजाम्बिक सौदे की होगी जांच। सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मोजाम्बिक के एक गैस ब्लॉक में किए गए निवेश में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई करेगी। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि रोवमा एरिया ब्लॉक में 2400 करोड़ डॉलर विकसित लागत में बीपीसीएल की सहायक शाखा भारत पेट्रो सर्विसेज लिमिटेड ने जो निवेश किया था उसकी जांच होगी। बीपीसीएल ने अगस्त 2008 में रोवका ब्लॉक में क्षेत्र 1 में अमेरिकी कंपनी अनाल्डको पेट्रोलियम कॉर्प से 7.5 करोड़ डॉलर में 10% हिस्सेदारी हासिल की थी। इस महीने वीडियोकॉन ने अपनी सहायक कंपनी के जरिए समान राशि के निवेश से उसी ब्लॉक में 10% हिस्सेदारी हासिल की है। सूत्रों ने कहा कि अनाल्डको ने मूल रूप से बीपीसीएल 20% हिस्सेदारी की पेशकश की थी, लेकिन बीपीसीएल ने इसका केवल आधा हिस्सा खरीदा और बाकी वीडियोकॉन ने खरीद लिया। इसके बाद वर्ष 2013 में वीडियोकॉन ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को यह हिस्सेदारी 247.5 करोड़ डॉलर में बेच दी थी।
तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है दशकों पीछे ले जाने वाला साल। मानवता की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि 1990 के दशक के बाद से 2/3 निर्धन आबादी को भयावह गरीबी से बाहर निकाला गया। अफसोस की बात है कि वह चक्र पलट रहा है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार निकोलस क्रिस्टॉफ ने। दूसरा आर्टिकल है शरारत भरी चिट्ठियां, होगा यहाँ पे लिखने का सगल। जिस हिंसक आंदोलन में कई वाहन जलाए गए और अरबों की संपत्ति फूकी गई, उसे शांतिपूर्ण बताना मजाक से कम नहीं है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान ने। तीसरा आर्टिकल है चीन का नया राग। चीन भारत को 1959 के समझौते की दुहाई दे रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ एक फिजूल की बात है। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। भले ही हम सोच रहे हों कि कोविड-19 मुख्य रूप से दुनिया में बुजुर्गों को ही निशाना बना रहा है, परंतु गरीब देशों में इसका असर उससे भी प्रलयकारी है। इसके कारण बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। बच्चों, खासतौर से बालिकाओं की पढ़ाई छूट रही है और वे बाल विवाह का दंश झेलने पर मजबूर हैं। यह मातृ मृत्यु दर बढ़ने की वजह बन रहा है। इसने पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों के खिलाफ मुहिम को कमजोर कर दिया है। इससे विटामिन ए वितरण की राह में भी अवरोध पैदा हो गए हैं, जिसके कारण और ज़्यादा बच्चे दृष्टि बाधा के शिकार होंगे और मौत के आगोश में चले जाएंगे। यूएन पॉपुलेशन फंड की चेतावनी है कि कोविड-19 के कारण दुनिया भर में 1.3 करोड़ और अधिक बाल विवाह होंगे, जबकि लगभग 4.7 करोड़ महिलाओं को गर्भनिरोधक के आधुनिक साधन नहीं मिल पाए हैं। कुल मिलाकर कोरोना महामारी के बाद बीमारियां, निरक्षरता और भयावह गरीबी की आपदा दस्तक झेल रही है। आशंका है कि कोरोना से उत्पन्न गतिरोध के कारण करीब 8 करोड़ बच्चे खासतौर खसरा रोधी वैक्सीन से वंचित रह जाएंगे। लॉकडाउन और आर्थिक संकट से जुड़ी इस आपदा ने विदेशों से आने वाले धन यानी रेमिटेंस को भी प्रभावित किया है। बीआरसी के अनुसार लाइबेरिया, नेपाल, फिलीपींस और सिएरा लियोन में काम करने वाले उसके 2/3 लोगों का कहना है कि आमदनी में बहुत भारी कमी आई है या वह बिल्कुल ही खत्म हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाले मार्क लाकुक का कहना है कि अगर आप दिहाड़ी मजदूरी हैं और आपसे कह दिया जाए कि कल से काम पर नहीं आना, तो अगले दिन आपको खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। मेरा मानना है कि दुनिया में गरीबी, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भारी इजाफा होने जा रहा है। बिल गेट्स और तमाम अन्य हस्तियां अमेरिकी कांग्रेस से अपील कर रही हैं कि वह अगले प्रोत्साहन पैकेज में $4 अरब की राशि इसी मद में जोड़ें, ताकि दुनिया भर में सभी तरह कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंचने में मदद मिल सके। उनके अनुसार इसे चैरिटी ना समझा जाए, क्योंकि यह वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में एक निवेश ही होगा। साथ ही हमें शिक्षा, पोलियो और पोषण जैसी मुहिम के लिए भी आकस्मिक निवेश की दरकार होगी। आधुनिक दौर में मानवता की एक बड़ी उपलब्धि यह रही है कि 1990 के दशक के बाद से भयावह गरीबी के दुष्चक्र को तोड़कर 2/3 निर्धन आबादी को निर्धनता की जद से बाहर निकाला गया। अफसोस की बात है कि अब तक यह चक्र पलट रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के आकलन के अनुसार कोविड-19 आपदा की दस्तक के साथ ही दुनिया भर में आधुनिक गरीबों की तादाद में 3.7 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है शरारत भरी चिट्ठियां लिखने का सगल। एक और चिट्ठी आई है, इस बार यह दिल्ली के भीषण दंगों के आरोपित उमर खालिद के बचाव में आई है। यह चिट्ठी 200 से अधिक बुद्धिजीवियों और कलाकारों की ओर से जारी हुई है और इसके जरिए मांग की गई है कि उमर खालिद को रिहा कर दिया जाए। इन बुद्धिजीवियों में कई बड़े नाम हैं, जिनमें प्रमुख नाम है नॉन चॉस्की, सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, रामचंद्र गुहा, मीरा नायर, रोमिला थापर, इरफान हबीब, मेघा पाटकर, अरुणा राय। बुद्धिजीवियों की इस सूची में एक बड़ी संख्या अमेरिकी, ब्रिटेन, जर्मनी आदि से पढ़ाने वाले भारतीय और विदेश मूल के शिक्षकों की भी है। इनमें वह अमेरिकी इतिहासकार ऑटरी स्ट्रेचर भी हैं, जिन्होंने औरंगजेब को बेहद दयालु और भला शासक बताते हुए एक किताब लिखी थी। इस चिट्ठी में तमाम लोग वही हैं जिनके नाम इससे पहले भी सामने आते रही चिट्ठियों से मिलते रहे हैं। बुद्धिजीवियों की ओर से जारी चिट्ठियां
यह भी कहती हैं कि नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन स्वतंत्रता भारत के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन रहा। इससे पहले कि इस चिट्ठी के ऐसे निष्कर्ष को आप मजाक समझें, यह जान लें कि उसमें यह भी लिखा गया है कि आंदोलन महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ा और इसने उस भारतीय संविधान की भावना को आत्मसात किया जिसे डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था। जिस घोर हिंसक आंदोलन में सैकड़ों वाहन जलाए गए, अरबों रुपए की सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति पकड़ी गई और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए, उसे शांतिपूर्ण बताना केवल मजाक ही नहीं, एक शरारत भी है। वास्तव में इस तरह की चिट्ठी लिखना अब तक एक तरह का सगल बन गया है। यह एक धंधा भी लगता है, क्योंकि अब रह रहकर ऐसी चिट्ठियां सामने आने लगी हैं। ऐसी एक और चिट्ठी चर्चा में भी है। इससे दिल्ली दंगों की जांच के सिलसिले में ही भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी जूलियो रिबेरो ने लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि सच्चे देशभक्तों को आपराधिक मामलों में घसीटा जा रहा है, चूंकि अब इस तरह की चिट्ठियों का जवाब भी दिया जा रहा है। इसलिए यह कर पूर्व पुलिस अधिकारियों ने रिबेरो को जवाबी चिट्ठी लिखकर पूछा है कि जब आप पंजाब में बुलेट के बदले बुलेट कह रहे थे, तब वह क्या था। नेक्स्ट है चीन का नया राग। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले चीन को यह जवाब देकर भारत ने अपनी आक्रामकता को ही रेखांकित किया है कि उसने 1959 के उसके प्रस्ताव वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा ना तो पहले स्वीकार की थी और ना अब। यह आक्रामकता आपसी संवाद के साथ साथ सैन्य मोर्चे के स्तर पर भी बनाए रखनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे यह कहकर बयान की गई थी कि यदि चीनी सैनिकों ने सीमा पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो भारतीय सैनिक गोली चलाने में हिचकेंगे नहीं। चीन के नए बेसुरे राग को खारिज करने और उसे उसी की भाषा में दो टूक जवाब देना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वह इस तथ्य को छिपाकर अपनी बदनीयती ही जाहिर कर रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो प्रस्ताव भेजा था वह खुद उन्होंने भी ठुकरा दिया था। यह अच्छा हुआ कि भारत ने चीन के 6 दशक पुराने इस एक पक्षीय प्रस्ताव को मनमाना करार देते हुए सीमा पर विवाद सुलझाने संबंधी उन समझौतों का भी जिक्र किया जिसने 1959 वाले उसके प्रस्ताव को कोई अहमियत नहीं दी गई थी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है वेस्टइंडीज के खिलाफ सत्र शुरू करेंगे कीवी यानी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कोरोना वायरस के कारण ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत में नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में एक साथ खेलेंगे। देश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को घरेलू सत्र का कार्यक्रम जारी किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने घोषणा की है कि नवंबर में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान की मेजबानी के बाद फरवरी में ऑस्ट्रेलिया जबकि मार्च में बांग्लादेश की मेजबानी की जाएगी। सरकार ने अब तक की शुरुआती दोनों टीमों को ही आने की इजाज़त दी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला T20 मैच 27 नवंबर को ईडन पार्क में खेला जाएगा। अन्य 2 मैच वे ओवल में 29 व 30 नवंबर को खेलेंगे। न्यूजीलैंड की टीम वेस्टइंडीज के बाद 2 टेस्ट के लिए वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी। तो ये आज का यानी 30 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।